प्रवक्ता उत्तर प्रदेश, यूपी पीजीटी, प्रीवियस पेपर कॉमर्स एडवर्टीजमेंट 2016 वाला जो 2019 में हुआ था उसका पार्ट 2 आज हम एनालाइज करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर के टोटल 125 तक सारे क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें कॉमर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप कॉमर्स के पीजीटी, टीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारा चैनल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और लाभकारी होगा। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर करूंगा, या आप डायरेक्ट एड्रेस पे भी पहुंच सकते हैं, बीडी ऑनलाइन स्टडी चैनल टेलीग्राम पे टाइप करके। क्वेश्चन आप अपनी सुविधा के अनुसार या तो हिंदी में पढ़ सकते हैं या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मैं इसका प्रॉपर एनालिसिस दोनों लैंग्वेजेस में करता रहूंगा, इंग्लिश और हिंदी में साथ साथ बोल करके। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल, इसमें पूछा गया है कि बिजनेस साइकिल का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है, आप पॉज करके क्वेश्चन का अपने हिसाब से आंसर दे के देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसका जो सही जवाब है वो बोलता जाऊंगा। इसमें बिजनेस साइकिल, इसको ट्रेड साइकिल भी कहते हैं या इसको इकोनॉमिक साइकिल भी बोल देते हैं, और इनमें से जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। एक्सेलरेशन यानी कि गतिवर्धन इसका हिस्सा नहीं है। दरअसल व्यवसाय में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, या कहो इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इनको हम इस तरीके से देखते हैं कि कभी जब महंगाई होती है, बूम होता है तो बिजनेस ऊपर की तरफ जाता है, और बूम के बाद बिजनेस में अगर डाउनवर्ड आ जाता है तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। ये एक सामान्य अगर सिचुएशन हम समझ लें तो इससे ऊपर जो है ये हमें दिखाएगा बूम को और रिकवरी को। जब कोई नीचे की तरफ जब बिजनेस जाता है तो ये डिप्रेशन, और डिप्रेशन के अलावा ये हमें दिखाता है डिप्रेशन और रिसेशन को हमें दिखाता है, डिप्रेशन और रिसेशन, डिप्रेशन और रिसेशन को। और ऊपर की तरफ जब रहता है तो इसको बूम बोलते हैं जनरली, लेकिन जब डिप्रेशन से या रिसेशन से ऊपर की तरफ आते हैं तो इस सिचुएशन को बोलते हैं रिकवरी, रिकवरी। तो इन सभी में जैसे बूम का मतलब होता है जब उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है, लोगों को सफिशिएंट रोजगार मिल रहे होते हैं, और इकोनॉमी का जो जीडीपी है, ग्रोथ है, वो काफी तेज गति से बढ़ता है, जीडीपी रेट भी हाई होता है और जो जीडीपी है वो भी काफी ज्यादा होता है। डिप्रेशन सिचुएशन होती है जब लंबी अवधि के लिए यानी कि काफी समय के लिए उसमें इकोनॉमी में बेरोजगारी आ जाए, उद्योग धंधे बंद होने लग जाएं या कम होने लग जाएं, लेकिन लंबे समय के लिए। डिप्रेशन की सिचुएशन वर्ल्ड लेवल पे हम याद करते हैं 1930 में, जिसको तीसा की मंदी के नाम से जाना जाता है, अमेरिका से शुरू हुई थी। इसके बाद रिकवरी सिचुएशन होती है जब डिप्रेशन आ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जब फिर से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ना शुरू होती हैं तो रिकवरी बोलते हैं हम उसको। और इसके अलावा जो चौथी टर्म होती है इसमें रिसेशन, रिसेशन होता है कि जब छोटे समय के लिए यानी कि कम समय के लिए इकोनॉमी में गिरावट आती है, वो जो बहुत लंबे समय तक नहीं बनी रहती, उसको रिसेशन बोलते हैं। डिप्रेशन काफी लंबे समय के लिए हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट पीवी रेशियो। ये जो डेटा दिया गया है इसमें से प्रॉफिट वॉल्यूम यानी कि लाभ मात्रा अनुपात की गणना कीजिए। तो जैसा कि इस रेशियो के नाम से भी लग रहा है हमें प्रॉफिट वॉल्यूम, प्रॉफिट तो ये है ही, और सेल्स को हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, मात्रा जितना सेल परचेज हो रहा है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को निकालने का तरीका भी आसान है, और इसी नाम से ही जुड़ा हुआ इसका तरीका भी है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सही कैलकुलेट करने की कोशिश करें और सही पे निशान लगाएं। इसके बाद मैं कैलकुलेशन इसकी बता देता हूं। इसका जो रेशियो है वो है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, ऐसा करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चेंज इन प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 5000, और
चेंज इन सेल्स कितना हो रहा है 25,000, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे इनटू 100, बस रेशियो आप निकाल लीजिए कितना हो जाता है, 5 से ये 5 टाइम चला जाता है, ये 5 से 20 टाइम चला जाता है और इसलिए आ जाएगा 20%। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी होगा 20%। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज इन 2 कैटेगरीज रूरल एंड अर्बन इज कॉल्ड। एक कॉलेज के विद्यार्थियों का रूरल और अर्बन विद्यार्थियों में क्लासिफाई करना, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इस चीज को कहते हैं। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम डाटा का, हम सारे स्टूडेंट्स को रूरल और अर्बन में बांट रहे हैं। तो ये किस टाइप का क्लासिफिकेशन है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन या ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या नन ऑफ द अबव। तो इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब किसी गुण यानी कि क्वालिटी के आधार पे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, गुण में हो सकता है, कोई भी कलर पे हो सकता है, रूरल अर्बन हो सकता है, इनकम से रिलेटेड हो सकता है, इंटेलिजेंस के हिसाब से हो सकता है, ऑनेस्टी के हिसाब से हो सकता है, उसको क्वालिटेटिव कहते हैं। क्वांटिटेटिव जब हम डेटा को क्वांटिफाई कर सकते हो, माप सकते हो, तो वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन रहता है। इसका जो सही जवाब है वो यही रहेगा क्वालिटेटिव। ये जानकारी के लिए क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जब क्वांटिटी में माप सकते हो जिन चीजों को हम, जब इस टाइप से बांटें, जैसे सेल्स के आधार पे कि सेल्स 10 लाख 20 लाख, प्रॉफिट के आधार पे 5 लाख 4 लाख, एज के आधार पे 10 साल से छोटे 10 साल से बड़े, हाइट के आधार पे, वेट के आधार पे, यानी कि जिन चीजों को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जब डेटा का बेस क्वांटिफिकेशन हो तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन रहता है। और ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन जो रहता है ये दरअसल क्वांटिटेटिव के ही अंतर्गत आ जाता है, इनकी क्वांटिटी में माप सकते हैं लेकिन ज्योग्राफिकल डिवीजन कर देते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट का हो गया, साउथ ईस्ट का हो गया, जब इस तरीके से बांटते हैं, एशिया का हो गया, यूरोप का हो गया, जब इस तरीके से बांटते हैं किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के साथ, तो वो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन रहता है। नेक्स्ट है इफ इन ए ईयर द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ ए गवर्नमेंट इज 3 लाख करोड़, revenue deficit 1,50,000 crore, interest payment are 80,000 crore, then the primary deficit of the government in the year is। क्वेश्चन में कहा गया है कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है 3 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट का मतलब हो जाता है कि किसी सरकार के राजकोष में जो घाटा है, राजकोष में घाटे का मतलब है कि सरकार का टोटल जो बजट बनाया है उसमें टोटल रिसीव्स और टोटल पेमेंट का जो अंतर है, उस घाटे की भरपाई के लिए सरकार बोरोइंग का यूज करती है, बोरो करती है पैसा। तो जो ये घाटा है 3 लाख करोड़, ये फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि टोटल रिसीप्ट और टोटल पेमेंट्स बजट में जो सरकार को लग रही हैं। और इसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट है 1,50,000 करोड़। तो इससे रेवेन्यू डेफिसिट का यहाँ पे इस कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है ये रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू रिसीप्ट में जो अंतर होता है उसको बताता है। और इंटरेस्ट पेमेंट 80,000 करोड़, ये इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है, दरअसल प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि देखो डेफिसिट जो ये जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कह रहे हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि टोटल 3 लाख करोड़ का घाटा होने का मतलब है कि जो इस देश के मतलब हमारे ईयर के करंट ईयर में, हमारे देश के करंट ईयर में जो टोटल रिसीप्ट मान लो वो 15 लाख करोड़ हैं और टोटल पेमेंट जो है वो 18 लाख करोड़ हैं। तो हम कहेंगे कि 3 लाख करोड़ का हमको फिस्कल डेफिसिट हो गया। अब होता क्या है, क्योंकि जिन देशों में फिस्कल डेफिसिट कंटिन्यूअसली चलता रहता है उनका ये ट्रेंड होता है कि वो हर साल कुछ ना कुछ उनके ऊपर उधारी रहती है सरकार के ऊपर। तो अब ये 18 लाख की जो पेमेंट है, इसका मतलब इसमें हम 3 लाख एडिशनल पे कर रहे हैं किसी को, ये घाटा है। अब इस 3 लाख में से हम देखेंगे कि ऐसा कितना घाटा है जो हमें केवल ब्याज के रूप में चला जाएगा पेमेंट, तो इंटरेस्ट के तौर पे चला जाएगा 80,000 करोड़। अब 80,000 करोड़ को इसमें से घटा दें तो 2,20,000 करोड़ ऐसा घाटा रह जाएगा जो बिना ब्याज का है। मतलब अगर हम ब्याज नहीं भी दें तब भी हमें ये घाटा होता ही होता। यही प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी 2,20,000। नेक्स्ट देखेंगे, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड।
सिस्टम रिकॉर्डिंग का ट्रांजेक्शन्स को जो डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड हो उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, ये सिस्टम है जिसमें हम हर ट्रांजेक्शन को कम से कम 2 जगह रिकॉर्ड जरूर करते हैं, एक तरफ डेबिट में, एक तरफ क्रेडिट में। तो नेक्स्ट है 65, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच अमंग द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस। इसमें कह रहे हैं कि मुद्रा माप अवधारणा के अनुसार किस ट्रांजेक्शन को जरूर रिकॉर्ड किया जाएगा इनमें से बुक्स में, उसके बारे में हमें जानकारी देनी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी, क्योंकि मुद्रा माप अवधारणा यानी कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि ऐसे ट्रांजेक्शन या ऐसे आइटम जिनकी कीमत हम मुद्रा में माप सकते हैं और रुपयों में माप सकते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग की बुक्स में, तो इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। बाकी क्वालिटी ऑफ कंपनीज गुड्स, इसको हम मुद्रा में नहीं माप सकते। मैनेजिंग डायरेक्टर के हेल्थ को भी मुद्रा में नहीं माप सकते, इसलिए इनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, चाहे ये कितनी भी महत्वपूर्ण हो संस्था के लिए। नेक्स्ट है बिल ऑफ लीडिंग इज इश्यूड बाई। बिल ऑफ लीडिंग इशू किया जाता है किसके द्वारा? तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से सही ऑप्शन का चयन करें, किसके द्वारा इशू किया जाता है। इसका सही जवाब है शिपिंग कंपनी। दरअसल बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है? इसको हिंदी में लदान का बिल भी कह सकते हैं, जहाजी बिल्टी कहते हैं, इसको लदान का बिल भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक्सपोर्टर ने अपना सामान एक्सपोर्ट करने के लिए किसी इंपोर्टर को पास भेजना है दूसरे देश में, सामान को भेजने के लिए उसे किसी खास तौर पे पानी के जहाज से जब सामान जाता है तो ऐसी कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा जो पानी के जहाज चलाती है और सामान को एक से दूसरे देश में ले जाती है। उस कंपनी के यहाँ ये जब सामान के बारे में जानकारी देंगे तो इनको वहां से एक प्रूफ मिलेगा, जब इनका सामान रख जाएगा कंपनी में तो शिपिंग कंपनी इनको ये देगी बिल ऑफ लीडिंग, लदान का बिल, जो इस बात का इनके पास सबूत होता है कि इन्होंने सामान रख दिया है और जहाज में आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया है। ये एक तरह से डॉक्यूमेंट टू टाइटल भी होता है इंटरनेशनल बिजनेस के केस में, यानी कि ये इस बिल को अपने इंपोर्टर के पास पहुंचा देता है, इंपोर्टर इसी बिल को दिखा करके सामान कंपनी से आगे जहाजी कंपनी से अपने चार्ज में ले सकता है। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन इन शेयर्स और डिवेंचर्स कैन बी इशूड ओनली बाई। एक प्रोस्पेक्टस जो शेयर या डिवेंचर को खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए, इनवाइट करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। मतलब एक कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है ताकि वो लोगों को इनवाइट कर सके कि लोग उसके शेयर और डिवेंचर को खरीद सकें। तो ये इशू किया जा सकता है किस प्रकार की कंपनीज के द्वारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पब्लिक कंपनी, क्योंकि कंपनीज एक्ट के मुताबिक भारत में केवल पब्लिक कंपनी को ये राइट है कि वो आम पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर खरीदने के लिए, और प्राइवेट कंपनी को ये राइट नहीं होता है कि वो आम पब्लिक को अपने शेयर बेच सके, इसलिए प्राइवेट कंपनी तो जारी कर ही नहीं सकती है प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी ही जारी कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड बाय। नेशनल इनकम मेजर की जा सकती है किसके द्वारा? तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेशनल इनकम तीनों मेथड से इसका मेजरमेंट किया जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड भी, इनकम मेथड भी और प्रोडक्शन मेथड भी। व्यय, आय, उत्पादन तीनों ही प्रकार की गणनाओं के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप डिपेंड ऑन। लंबी अवधि में, दीर्घ काल में कॉस्ट और आउटपुट, लागत और उत्पत्ति का संबंध निर्भर करता है किस पे? इनमें से सही ऑप्शन का चयन करें पढ़ करके अपने अनुसार, हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें पढ़ रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए, रिटर्न टू स्केल। दरअसल लॉन्ग रन समय की वो अवधि रहती है जिसमें मतलब वो पर्याप्त अवधि रहती है, कोई काउंट करके नहीं होती है, लेकिन लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स में उस पर्याप्त अवधि को कहते हैं जिस अवधि में कोई उत्पादक अपने सभी उत्पादन के साधनों की संख्या में वृद्धि कर सके। जैसे शॉर्ट रन में तो रहता है कि कुछ उत्पादन के साधन होते हैं फिक्स्ड और कुछ रहते हैं वेरिएबल, लेकिन लॉन्ग रन समय की उस अवधि को बोलते हैं जिसमें एक उत्पादक अपने सभी साधनों को बढ़ा सकता है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम जितना चाहे उनमें बढ़ोतरी कर सकता है। जब सभी में बढ़ोतरी कर सकता है तो उसके पास ऑप्शन होता है
कि वो अपने जो इनपुट्स हैं यानी कि जो उत्पादन के साधन हैं उनसे अपना आउटपुट बढ़ाने के लिए, इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है इसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, और ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो लागत और उत्पत्ति के रिलेशन को बताता है। अब दीर्घ अवधि समय की वो अवधि हो जाती है जिसमें सारे इनपुट्स को बढ़ाया जा सकता है। जब कोई फर्म सारे इनपुट्स को बढ़ा सकती है और सारे इनपुट्स को समान मात्रा में बढ़ा सकती है तो इसको हम पैमाने के प्रतिफल से मापते हैं, रिटर्न टू स्केल के आधार पे। तो इस केस में ये संभव होता है कि इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है वो पैमाने के प्रतिफल से हम देख सकते हैं कि अगर सभी साधनों में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि की जाए तो आउटपुट में किस अनुपात में वृद्धि की जा सकती है, यह संभव हो पाता है लॉन्ग रन में। नेक्स्ट देखेंगे, द थ्योरी एंड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड एंड देयरफॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नेचुरल सिचुएशन इज कंसर्न्ड विद। आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है और इसलिए जो पूर्ण रोजगार है वो एक प्राकृतिक स्थिति है जो आती ही है कुछ समय के पश्चात। तो यह नियम है किसका? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सेज लॉ। सी का नियम कहता है इस बात को, बस ये सी के नियम से नाम से ये याद रखनी है चीज। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आर ऑफ। रोजगार की जो क्लासिकल थ्योरी है, प्रतिष्ठित सिद्धांत है, इसके अनुसार एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अनुसार जो रोजगार की स्थिति होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति होती है, उसमें डेविएशन आते रहते हैं। वो डेविएशन किस प्रकार के होते हैं? तो ये थ्योरी ये कहती है कि जितने भी डेविएशन आते हैं रोजगार के मामले में वो सब प्योरली टेम्परेरी होते हैं। अपने आप ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है इकोनॉमी का कि जब रोजगार के साधन पूरी तरह से यूज नहीं होते, यानी कि पूर्ण रोजगार जब नहीं रहता है तो कुछ रोजगार के साधन फ्री हो जाते हैं, तो वो बाद में फिर से कीमतें बढ़ती हैं, फिर से उनको काम मिलने लगता है और ऑटोमेटिक फिर उनको पूर्ण रोजगार की सिचुएशन प्राप्त होती है। इकोनॉमी में ये मतलब निरंतर तौर पे अपने आप चलता रहता है। नेक्स्ट है, इन विच सैम्पलिंग द एंटायर पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। इसमें कहा गया है कि किस प्रकार की सैंपलिंग में पूरी पॉपुलेशन को अलग अलग सेगमेंट में बांट लिया जाता है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ये है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में दरअसल जो हमारे पास डेटा होता है, पॉपुलेशन में जितना भी डेटा रहता है उसको अलग अलग सेगमेंट में बांट लेते हैं। नेक्स्ट है, द सैम्पलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। अब सैम्पलिंग एरर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसको, यानी कि विपरीत अनुपातिक संबंध होता है सैम्पलिंग एरर में किसका। तो इसका जो सही जवाब है उस पर निशान लगाएंगे, ये है सैंपल साइज। दरअसल होता ये है कि जितना बड़ा सैंपल साइज होगा, सैंपल साइज अगर ज्यादा होगा तो एरर की गुंजाइश कम रहेगी, सैंपलिंग एरर की, और सैंपल साइज अगर हम छोटा लेके चलेंगे तो सैंपलिंग एरर की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। इसको सैंपलिंग एरर के एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कहीं पे इलेक्शन हो रहा है, आप उस क्षेत्र में जाते हैं और आप दो लोगों से, मतलब सैंपल के तौर पे आप दो लोगों से जानकारी लेते हैं कि भाई किस पार्टी को आप फेवर कर रहे हैं। तो मान लो ये दो लोग जो जिनसे आपने बात की ये किसी एक ही पार्टी को फेवर करने वाले मिल गए, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका मतलब 100% लोग इस पार्टी को फेवर कर रहे हैं। लेकिन ये अनुमान गलत साबित हो जाएगा जब 1000 लोगों का आप सर्वे करेंगे। तो जितने ज्यादा लोगों का आप सर्वे करेंगे गुंजाइश रहती है ये सैंपलिंग एरर उतनी कम रहेगी। सैंपलिंग एरर यही होती है जो सैंपलिंग की वजह से अगर हम सही इकाइयों का चयन नहीं कर पाते हैं या सैंपल छोटा रह जाता है तो जो एरर आती है हमारी वास्तविक अनुमान में और हमारे अनुमानित अनुमान में, वास्तविक जो डाटा है उसमें और हमारे अनुमानित डेटा में जो एरर आती है उसको सैंपलिंग एरर कहते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इज एनालाइज्ड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये फोरकास्टिंग की कुछ टेक्निक्स हैं, इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले अनुभव से लिए गए डेटा को एनालाइज किया जाता है, पिछले डेटा को अनुभव के आधार पर एनालाइज किया जाता है। तो सही जवाब का चयन करना है। सही जवाब है टाइम सीरीज फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है कि जब हम आने वाले यानी फ्यूचर के लिए कुछ अनुमान लगाते हैं तो उसको फोरकास्टिंग कहते हैं।
फोरकास्टिंग में अलग अलग टाइप होता है। फोरकास्टिंग का जो टाइम सीरीज फोरकास्ट होता है ये इस आधार पर रहता है कि पिछले डेटा को हम देखते हैं, एक टाइम सीरीज के डेटा को, जैसे 1990 में क्या डेटा था, 91 में क्या था, और मान लो 90, 91 और उसके बाद हम कंटिन्यूअसली आज तक का 2020 तक का डेटा को स्टडी करें और उसके आधार पर जब हम अनुमान लगाएंगे तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस कहलाएगा, और इसके आधार पर जो फोरकास्टिंग करेंगे फ्यूचर के लिए वो ज्यादा व्यवहारिक हो सकती है पिछले तजुर्बे के आधार पर। नेक्स्ट है अ रिपोर्ट that accumulate information about entire organization and serve the interest of outsiders as well is called। इसमें पूछा गया है कि एक रिपोर्ट जो एक्युमुलेट करती है इंफॉर्मेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन से, डेटा को संकलन करती है, पूरी संस्था से डेटा को प्राप्त करती है और सर्व करती है इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स एज वेल, यानी कि बाहरी लोगों के जो इंटरेस्ट है उनको भी सर्व करती है, तो उसको क्या कहते हैं? इसमें जो सही जवाब है वो है एंटरप्राइज रिपोर्ट। एंटरप्राइज रिपोर्ट एक एंटरप्राइज यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की आंतरिक रिपोर्ट होती है जिसमें उसकी सारी जानकारी मैनेजमेंट प्राप्त करता है ताकि बेटर डिसीजन ले सके। अब क्योंकि ये मैनेजमेंट के काम की तो होती ही है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन सारी रहती है, इसलिए बाहरी लोगों को भी इससे जानकारी मिल जाती है, उनके पर्पज को भी ये सोल्व करती है, क्योंकि इसमें एंटरप्राइज के हर जो डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट है, उसकी भी पूरी जानकारी इसमें व्यवस्थित तरीके से रहती है। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल टू इंडिया इन। इसमें पूछा गया है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया का फेवरेबल रहा था किन वर्षों में फेवरेबल रहा था। भारत का जो ट्रेड बैलेंस था दरअसल वो 2 ईयर ही ऐसे थे संयोग से जिनमें ये फेवरेबल रहा था, उसमें से चयन करना है कौन सा जो ईयर है, कॉम्बिनेशन है ईयर्स का, वो सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 72, 73 और 76, 77 में। 72, 73 में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड रहा था वो था टोटल 104 करोड़ बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब पॉजिटिव था तो फेवरेबल था 104 करोड़। इसके अलावा 76 और 77 में ये रहा था 68 करोड़ फेवर में। इसके अलावा ये घाटे में ही चलता रहता है। नेक्स्ट है ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज क्रेडिटेड टू। जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो बिल्डिंग की वैल्यू में अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो वो क्रेडिट की जाएगी कहां पे? सही ऑप्शन पे निशान लगाना है। इसका सही जवाब है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अकाउंटिंग में पार्टनरशिप के केस में चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे चेंज इन रेशियो हो, चाहे डेथ हो, जब भी ऐसा कोई चेंज होता है तो फर्म अपनी पुरानी एसेट और पुरानी लायबिलिटीज को रिवैल्यू करके देखती है कि उनकी कीमतें घटने बढ़ने से कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हुआ है, और इस काम के लिए बनाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें पता चल जाता है कि अगर संस्था को प्रॉफिट हुआ है तो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में वो प्रॉफिट बांट दिया जाता है, और कोई लॉस है तो भी पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में वो लॉस उनसे चार्ज कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। अगर एसेट की कीमतें बढ़ती हैं तो ये प्रॉफिट होता है, और लायबिलिटीज की कीमतें घटती हैं तो वो प्रॉफिट होता है, वो क्रेडिट में जाता है रिवैल्यूएशन के में। लेकिन अगर एसेट की कीमतों में कमी होती है यानी कि डिक्रीज होती हैं, या लायबिलिटीज की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं यानी कि इंक्रीज होती हैं, तो ये लॉस होता है और इसको हम डेबिट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये क्वेश्चन कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई एक ऑब्जेक्टिव ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि इसमें अलग अलग थिंकर्स की राय अलग अलग हो सकती है, और जब भी आप किसी भी थिंकर का देखोगे तो उसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। हालांकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का नाम देखने से हमें लगता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद नेचुरली कॉस्ट के बारे में रिकॉर्ड रखना है या कॉस्ट के बारे में जानना है। इसके अलावा इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से सही जवाब बोर्ड ने जो बताया था आंसर की में वो सी था, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ये तो है ही इसमें। इसके अलावा डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में ही आता है। नेक्स्ट है
If a share of ₹10 each on which ₹8 has been called and ₹6 is paid is forfeited, then the share capital account should be debited with। अगर एक शेयर 10 रुपये का है, 10 रुपये का है जिस पे 8 रुपया कॉल किया जा चुका है कंपनी की तरफ से और 6 रुपया लोगों एंड 6 इज पेड और 6 रुपया लोग पे कर चुके हैं, अब वो फॉरफिट कर लिया गया क्योंकि 8 रुपये कंपनी ने मांगे थे, लोगों ने 6 रुपये ही दिए, तो 2 रुपये लोगों ने नहीं दिए, कंपनी ने उनको नोटिस दिया होगा 1-2 बार और फिर भी रुपये नहीं जब नहीं आए तो कंपनी ने ये शेयर फॉरफिट कर लिए। शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद। अब शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा किस अमाउंट से? तो ये रूल होता है कि एक कंपनी जब शेयर फॉरफिट करती है तो शेयर कैपिटल को उस अमाउंट से डेबिट करती है जो अमाउंट एक्चुअल में कंपनी ने कॉल की हुई है। इसके लिए जर्नल एंट्री की जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं कॉल्ड अप अमाउंट से, याद रखें हमेशा, जो अमाउंट अभी तक कॉल किया है शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम को, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, लेकिन ये तब होता है केवल जब सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कॉल किया गया हो, यानी कि कॉल्ड अप हो बट नॉट पेड अप, और पे नहीं किया हो, नॉट पेड, कंपनी ने मांगा हो और पे नहीं किया हो, तभी केवल सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता है। और क्रेडिट होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उस अमाउंट से क्रेडिट होता है जो अमाउंट दी जा चुकी होती है शेयर होल्डर्स के द्वारा। और टू कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, उस अमाउंट से क्रेडिट होता है कॉल्स एंड एरियर जो पैसा नहीं मिला होता है कंपनी को। तो इस केस में अगर इसकी मैं एंट्री करूं फॉरफीचर की तो इस तरीके से बनेगी, क्योंकि प्रीमियम तो इसमें है ही नहीं। इसकी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी 8 रुपये से और टू फॉरफिटेड शेयर्स क्रेडिट हो जाएगा 6 रुपये से जो दे चुका है शेयर होल्डर, और बाकी पैसा तो शेयर होल्डर ने दिया ही नहीं, इसलिए उसको कॉल्स एंड एरियर या अनपेड कॉल्स नाम से 2 रुपये से क्रेडिट कर देंगे और इस तरह से ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, शेयर कैंसिल हो जाएगा। शेयर को हम डेबिट क्यों करते हैं केवल कॉल्ड अप अमाउंट से? क्योंकि एक्चुअल में कॉल्ड अप अमाउंट से ही अभी तक कैपिटल बनी है जितना कंपनी ने कॉल किया है, तो जितनी कैपिटल बनी है उतनी को ही हम कैंसिल भी करते हैं, इसलिए कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ लीफो मेथड इज सूटेबल व्हेन प्राइसेस आर, लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन ऐसा सामान जो लास्ट में आया उसको पहले ही हमने आउट कर दिया स्टॉक से। ये मेथड सूटेबल रहता है किस समय पे? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, राइजिंग, जब कीमतें बढ़ रही हों, क्योंकि जब कीमतें बढ़ रही होती हैं तो बढ़ी हुई कीमत पे हमने सामान खरीदा होता है, हम पहले उस बढ़ी हुई कीमत के खरीदे गए सामान को ही बाहर बेच देते हैं, उसको बाहर भेज देते हैं, क्योंकि बढ़ी हुई कीमत का सामान जो है उससे हमारी कॉस्ट बढ़ी हुई दिखेगी करंट ईयर की, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम कीमत पे दिखेगा क्योंकि वो पुरानी कीमतों वाला है। तो इसलिए जो बेटर तरीका है वो राइजिंग है, इससे हमें टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है, क्योंकि महंगा सामान बाहर जाएगा जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ाएगा, तो प्रॉफिट जो देखने में रहेंगे वो कम लगेंगे और उन पे कम टैक्स भी लगेगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट एक्सीड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के केस में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, लेकिन ये पुराने जो कंपनीज एक्ट जब 1956 अस्तित्व में था उस समय तक के लिए क्वेश्चन ठीक था। अभी इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन सही ही नहीं है, क्योंकि नए संदर्भ में जो डेटा है वो मैं बता देता हूं। पुराने संदर्भ में दरअसल कंपनीज एक्ट में कहा गया था, जो पुराना एक्ट था वो ये कहता था कि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के केस में जो 20 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं पार्टनरशिप में, और बैंकिंग की पार्टनरशिप है तो 10 हो सकते हैं, ये पुराना था। अब यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखें, क्योंकि ये पार्टनरशिप के बारे में रूल है, दरअसल कंपनीज एक्ट में पार्टनरशिप के लिए स्पेसिफिकली ये कोई प्रावधान नहीं है,
कंपनीज एक्ट का इनडायरेक्ट स्टेटमेंट इस बात को हमें बताता है। जो नया एक्ट है मैं उसके बारे में बताता हूं और उसका जो स्टेटमेंट है उसके बारे में भी बताता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए और नई जानकारी भी रहे। कंपनीज एक्ट दरअसल ये कहता है कि अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और वो व्यवसाय करती है तो उसमें इतने से ज्यादा मेंबर नहीं रह सकते हैं। अगर इतने से ज्यादा मेंबर होंगे तो ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा, कॉर्पोरेटली रजिस्टर्ड कराना होगा, अदरवाइज वो इलीगल संस्था हो जाएगी, चाहे वो कोई एसोसिएशन हो और चाहे वो कोई पार्टनरशिप हो। तो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली कोई पार्टनरशिप के लिए प्रावधान नहीं है। कंपनीज एक्ट तो ये कहता है, मैं नटसेल में बताता हूं उसका आइडिया। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर कोई वो व्यवसाय करती है तो उसमें जो मेंबर्स हैं वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा होंगे तो ऐसी संस्था इलीगल मानी जाएगी। मतलब अगर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा होंगे तो उसको कॉर्पोरेटली रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब वो कंपनी तो हो सकती है, कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन उसका कराना कंपलसरी है। अगर वो कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराती है तो वो इलीगल हो जाएगी। अब वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट क्या है उसके बारे में कंपनीज एक्ट कहता है कि वो जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 कहता है इस बात को। 464 का सबसेक्शन 1 पहला पार्ट ही कंपनीज एक्ट 2013 का ये बात कहता है, जो अभी मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं कि वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वो संख्या। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप में 100 तक मेंबर रह सकते हैं, लेकिन ये 100 तो मैक्सिमम है एज पर कंपनीज एक्ट के मुताबिक। बट कंपनी ने कहा प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। अब प्रेस्क्राइब कौन करेगा? तो प्रेस्क्राइब करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वो प्रेस्क्राइब करेगा। तो उसने प्रेस्क्राइब कर दिया 50 मेंबर्स अपने रूल, कंपनीज रूल 2014 के तहत, कंपनीज रूल 2014 के तहत रूल नंबर 10 में एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहती है कि भाई जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट होगी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, जो कोई अनरजिस्टर्ड फर्म हो सकती है एज ए कंपनी, वो 50 है। मतलब 50 से ज्यादा अगर मेंबर हो गए तो उसको कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। अगर वो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन के काम करता है तो वो संस्था इलीगल मानी जाएगी। अब जो पार्टनरशिप होती है वो कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड बॉडी नहीं होती है। अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है वो भी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो खैर कुछ विशेष प्रावधानों को छोड़कर अब हम ये मान सकते हैं कि पार्टनरशिप के केस में मैक्सिमम जो पार्टनर हैं वो 50 ही हो सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे ऑर्डिनरी हो। इस बारे में नए एक्ट में कोई भेद है नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं 50। अगर 50 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो पार्टनरशिप अवैध हो जाएगी और उस पार्टनरशिप के जो मेंबर्स हैं उन पर फाइन लग सकता है 1 लाख रुपए तक का हर पार्टनर पे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पार्टनर की संख्या 50 हो सकती है। नेक्स्ट है द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी टू बी क्लासिफाइड एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज। अब लिमिट इन्वेस्टमेंट की प्लांट एंड मशीनरी में एक इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी में ज्यादा से ज्यादा कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अब ये जो रूल हैं ये भी बदल चुके हैं दरअसल, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये सब पुराने पड़ गए हैं। नया जो अपडेशन है वो मैं यहाँ पे बता देता हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। नया अपडेशन जो कि 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हो चुका है, 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हो चुका है। ये कहता है चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, पुराने जो रूल थे उनमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के लिए अलग अलग रूल थे, लेकिन ये कहता है कि चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग है और चाहे कोई सर्विस इंडस्ट्री है, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि एसएसआई में रहने के लिए, एसएसआई में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रहने के लिए जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरह से किया गया है। माइक्रो,
स्मॉल और मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अब इसमें प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट इनका हो सकता है माइक्रो का, वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए माइक्रो में। स्मॉल में 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मीडियम में 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। अगर 50 करोड़ से ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट है तो वो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा, वो स्मॉल स्केल नहीं रहेगा। अब बात आती है कि उसका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर। तो प्लांट एंड मशीनरी में ये है, एनुअल टर्नओवर की भी एक लिमिट है। एनुअल टर्नओवर जो है वो होना चाहिए माइक्रो में 5 करोड़, स्मॉल में 50 करोड़ और मीडियम में 250 करोड़, ये एनुअल टर्नओवर। अब इस डेटा को आप याद रख लें, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, और एनुअल टर्नओवर है वो सीधा 5 गुना है तीनों ही केस में। 1 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट चाहिए माइक्रो में, इसका 5 गुना 5 करोड़, स्मॉल में 10 का 5 गुना 50 करोड़, मीडियम में 50 का 5 गुना 250 करोड़। इन पे तकरीबन एक क्वेश्चन ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ ही जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड बाय। भारत में सेंसस यानी कि जनसंख्या कंडक्ट की जाती है किसके द्वारा? तो भारत में जनसंख्या कंडक्ट की जाती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग आर। रिपोर्टिंग के जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो रिपोर्टिंग यानी कि संस्था के बारे में जो रिपोर्टिंग होती है उसके सामान्य मतलब रिपोर्ट तैयार की जाती है, सूचना तैयार की जाती है, प्रतिवेदन तैयार करते हैं, उसके जनरल प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, कोई लिमिटेड नहीं है। इसमें कंपैरिजन, कंसिस्टेंसी, करेक्टनेस तीनों ही सही हैं। इसके अलावा और भी एक गुड रिपोर्ट के प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबल, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कंप्लीटनेस, इकोनॉमिकल, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, क्लैरिटी, सिंपलिसिटी, ये सब उसके जनरल प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है 85, द ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ड्यूटी। ड्यूटी किसी कर को या टैक्स को ही कहा जाता है, ड्यूटी जो कि इम्पोज की जाती है, लगाई जाती है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे उसको क्या कहते हैं? तो उसके लिए कॉमन जो टर्म यूज की जाती है वो की जाती है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे लगती है। अब देखिए बहुत डिटेल में अगर आपको ये जानने हैं, मैं एनालाइज कर रहा हूँ लगभग सारे क्वेश्चंस को, अगर बहुत डिटेल में जानने हैं तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। मैं 10 MCQ करके जब सीरीज चलाता हूँ, बहुत सारी सीरीज पहले पढ़ी हुई, उनमें हर ऑप्शन को क्लियर करता हूँ डिटेल में। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करने की, फिर भी थोड़े से समय को देखते हुए भी ध्यान में रखना होगा। अगर और ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप 10 MCQ सीरीज मेरे ढूंढे, उनमें मिल जाएंगे। द मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज, मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का सबसे सटीक जो टेस्ट है वो कौन सा है? तो गिवन ऑप्शंस में से एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो है। दरअसल ये तीनों ही लिक्विडिटी रेशो हैं जो लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं। इसमें से करंट रेशो भी हमें लिक्विडिटी के बारे में बताता है, लेकिन करंट रेशो से ज्यादा लिक्विडिटी बताता है क्विक रेशो, और क्विक से भी ज्यादा लिक्विडिटी बताता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का जो फॉर्मूला है वो है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट में, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट में कैश इन हैंड के अलावा कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को ही शामिल किया जाता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। इनमें से स्टाफिंग प्रोसेस का एलिमेंट कौन सा नहीं है, उसकी पहचान करनी है। गिवन ऑप्शंस में जो ऑप्शंस हैं उसमें पेरोल मैनेजमेंट, ये स्टाफिंग प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। बाकी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में प्लान करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, जॉब एवेल्यूशन या परफॉर्मेंस एवेल्यूशन करना,
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब पार्ट है स्टाफिंग प्रोसेस का। और पेरोल मैनेजमेंट वैसे अकाउंट्स में आता है, लेकिन आजकल जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है HR या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD, उसमें ये आ भी जाता है, जो कि इससे स्टाफिंग से ज़्यादा विस्तृत है, एनलार्ज है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस सैटिस्फाई बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा सूचकांक है जो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों ही टेस्ट को पूरा करता है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है फिशर का इंडेक्स नंबर। लेस्पियर इंडेक्स नंबर और पास्चे इंडेक्स नंबर का एक तरह से ये इन दोनों से मिलकर के इन दोनों की क्वालिटी को शामिल करते हुए फिशर ने अपना आइडियल इंडेक्स नंबर बनाया है, जो इन दोनों का रूट निकाल करके उनका मीन निकालता है। नेक्स्ट है द मेजर गोल्स फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्य गोल कौन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन में, हालांकि इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन पहले था कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। दरअसल ये जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव टाइप के हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं नहीं। यानी कि सब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि उनके जो आंसर हैं वो वेरी कर सकते हैं। फिर भी इसमें से जो आयोग ने जो की दी थी उसमें सही ऑप्शन बताया था बी, सोसाइटल आउटपुट और सिस्टम्स। नेक्स्ट है ए मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइन एंड स्टाफ यूनिट कंसर्न। एक मेजर डिस्टिंक्शन जो लाइन और स्टाफ यूनिट्स के बीच में होता है वो संबंधित होता है किससे? तो इसका जो सही जवाब है उसको समझें और निशान लगाने की कोशिश करें। इसका जो सही जवाब है वो होगा बी, लिंकेज ऑफ देयर जॉब्स टू गोल्स ऑफ द फर्म। दरअसल एक लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जिन संस्थाओं में रहता है उसमें एक लाइन यूनिट जो रहती है वो उन ऑफिसर से बनती है जो डायरेक्टली कमांड करते हैं और किसी एक डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जबकि स्टाफ यूनिट में वो अधिकारी आते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं किसी एरिया के, लेकिन वो सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं लाइन अथॉरिटी को, लाइन अधिकारियों को सलाह देने का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्म के गोल्स को अचीव करने की डायरेक्ट जिम्मेदारी होती है वो लाइन अथॉरिटी की होती है। जो फर्म के ऑब्जेक्टिव से उनको मीट करने की जिम्मेदारी लाइन अथॉरिटी की रहती है, और जो स्टाफ रहते हैं उनका काम होता है कि जो लाइन अथॉरिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने में ये मदद करते हैं स्टाफ अथॉरिटी। नेक्स्ट है कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल बट। कंट्रोल में ये सब आ जाता है लेकिन एक नहीं आता है, उसकी पहचान करनी है। तो कंट्रोल में इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं रहता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स। ये कंट्रोल का काम नहीं है। बाकी कंट्रोलिंग में मेजर किया जाता है रिजल्ट्स को, इस्टेब्लिश किया जाता है गोल्स को और करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। कंट्रोलिंग वह प्रोसेस है जिसमें स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, यानी कि लक्ष्य स्थापित किए जाते हैं, स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, उसके बाद उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए एक्चुअल में प्रोसेस की जाती है और फिर रिजल्ट्स को मेजर किया जाता है और फिर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। यही कंट्रोलिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ परचेजेज ऑफ गुड्स आर मेड ऑन क्रेडिट। अगर गुड्स का परचेज क्रेडिट पे किया जाए तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा? सही का निशान लगाना है, इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी परचेजेज अकाउंट। दरअसल जब गुड्स उधार परचेज की जाती हैं तो उसकी एंट्री बनती है परचेजेज अकाउंट डेबिट। जब गुड्स को परचेज किया जाता है तो हमेशा परचेजेज अकाउंट ओपन किया जाता है। गुड्स का मतलब उन आइटम से होता है जिनमें बिजनेस डील करता है। एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब टू यहाँ पे या तो क्रेडिटर हो जाता है, क्रेडिटर यानी कि जिससे माल परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पे, तो टू या तो क्रेडिटर को कर सकते हैं या क्रेडिटर के अलावा सेलर जो है उसको कर सकते हैं या वेंडर लिख सकते हैं। ये सब एक ही होंगे और जनरली उसका नाम दिया होता है पार्टी का तो उसका नाम लिखा जाता है क्रेडिट में, तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। नेक्स्ट है द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड। पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट है वो क्या कहलाता है? इनमें से जो गिवन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है वो है पार्टनरशिप डीड। दरअसल डीड का मतलब ही होता है रिटन डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप का जन्म एक एग्रीमेंट से होता है जिसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ओरल भी हो सकता है और
रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में किया जाता है तभी उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। नेक्स्ट, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज आर कॉल्ड। ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज के लिए जो रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? गिवन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का चयन करना है। आप हिंदी या इंग्लिश के अकॉर्डिंग अपने चूजन लैंग्वेज में इसको रीड करें और सही जवाब देने की कोशिश करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो किसी संस्था के बारे में ये बताते हैं कि वो संस्था क्यों है, वो संस्था क्यों है और वो संस्था क्या करना चाहती है, यानी कि उसके पर्पज के बारे में जानकारी देते हैं मिशन स्टेटमेंट। इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट होते हैं विजन स्टेटमेंट, जो लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो विजन स्टेटमेंट है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, विजन स्टेटमेंट, जो बताता है कि संस्था अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखती है, किस सिचुएशन में और किस पोजीशन पे देखती है, ये विजन स्टेटमेंट है। अब मिशन स्टेटमेंट है संस्था का पर्पज क्या है, ये संस्था का मिशन स्टेटमेंट उससे पता चलता है हमें। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वर्क यूनिट्स और ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। इसमें कहा गया है कि डिवीजन ऑफ लेबर करना फॉर्मेशन ऑफ वर्क यूनिट्स के द्वारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ग्रुप्स के अंदर बनाई जाती है। मतलब यूं कहें कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट हैं। मान लो ये जो डिपार्टमेंट है, इसमें एक डिपार्टमेंट हम लिख देते हैं परचेज डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट इनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इन्होंने क्या किया कि भी सेल्स का जो काम ज़्यादा है उसको फिर से आगे क्लासीफाई कर दिया, फिर से आगे 3 विभागों में बांट दिया। इन्होंने कहा कि ये सेल्स में एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होगा और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। तो इस तरीके से इन्होंने सेल के का जो ग्रुप था उसको फिर से सब ग्रुप्स में तब्दील कर दिया और आगे बांट दिया, बाकी और बांट दिया। तो ऐसा जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसको कहा क्या जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन। दरअसल इस तरीके से विशिष्टीकरण आता है, जैसे पहले हमने संस्था के अलग अलग कामों में बांट दिया तो उस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेंगे। फिर उस सेल्स को भी हमने अलग अलग और 3 डिपार्टमेंट पर बांट दिया तो स्पेशलाइजेशन और ज्यादा हो गया। लेकिन जब हम इस तरीके से बांटते हैं काम को तो ये हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन होता है। हॉरिजॉन्टल, इसमें ये जो सभी ग्रुप्स हैं अपने आप में एक समान लेवल की इकाई रहते हैं। इनके जो हेड होते हैं उन पे आपस में एक दूसरे पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता है, वो इंडिविजुअली यानी कि अपने अपने ग्रुप्स को चलाते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड टू कीप एक्शन एंड आउटपुट विद इन प्री डिटरमाइंड लिमिट्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द सेट ऑफ मैकेनिज्म, यानी कि मैकेनिज्म का एक ऐसा सेट जिसको हम यूज करते हैं एक्शंस को, कार्यों को और आउटपुट को प्री डिटरमाइंड लिमिट में रखने के लिए, यानी कि जो लिमिट हमने पहले से तय कर दी है, जो लिमिट हमने पहले से तय कर दी है कि भाई इतना हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, ये एक्टिविटीज होनी चाहिए, इतना आउटपुट निकलना चाहिए, उसी को हम अचीव करना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए हम कौन सा मैकेनिज्म जब सेट करते हैं उसको बोलते क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कंट्रोल। कंट्रोल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें अपने प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा आवश्यक स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का? अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में सोचना है, संगठन की प्रक्रिया, और फिर सही जवाब का इनमें से चयन करना है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस होती है यानी कि संगठन का निर्माण करना, इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं उनको देखना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑफ वर्क आता है, यानी कि काम की पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई ऑफ वर्क आ जाता है। वर्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी ग्रुपिंग की जाती है, यानी कि अलग अलग ग्रुप सोचे जाते हैं कि वो जो अलग अलग प्रकार हमने खोजे हैं उनको कितने ग्रुप्स में बांटा जा सकता है और हर ग्रुप में कौन कौन सी एक्टिविटी रखी जाएंगी। फिर इस्टेब्लिश करते हैं उनकी हायरार्की। हायरार्की का मतलब उनके पद संबंध देखते हैं कि किस प्रकार से हायरार्की बनाएंगे, कौन सी एक्टिविटीज को किसके अंडर रखेंगे और कौन अधिकारी होगा, कौन अधीनस्थ होगा। उसके बाद डेलीगेशन,
यानी कि जब काम किसी अधिकारी के पास ज़्यादा होता है तो ये देखते हैं कि उस काम को नीचे की तरफ कैसे दिया जाएगा, उसका क्या रिलेशन होगा, उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। और उसके बाद उन सब में कोऑर्डिनेशन बिठाना, समन्वय बिठाना, ये सब इसका प्रक्रिया है। और ये स्टेप्स भी अलग अलग थिंकर के हिसाब से थोड़े बहुत अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गिवन ऑप्शंस में से सही है वो यही है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि उन्होंने कहा है एसेंशियल स्टेप। तो कोई भी संस्था जब ऑर्गेनाइजिंग करती है तो पद संबंध जब बनाती है तो वहां पे डेलीगेशन एक आवश्यक हिस्सा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज इनमें से कौन सा है उसको देखना है और सही पे निशान लगाना है। तो इसके ऑप्शन डी करेक्ट है, सारे ही सही हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के बनाने में भी आसानी रहती है, उसके कार्यकलापों में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि कोई हमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं जाता, अपने हिसाब से इस बिजनेस को कर सकते हैं। मिनिमम रेगुलेशन, इसके रेगुलेशन भी मिनिमम रहते हैं। नेक्स्ट है, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन। डिविडेंड सामान्यतया पे किए जाते हैं किस कैपिटल पे? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, पेड अप कैपिटल। जो पेड अप कैपिटल होती है उस पे ही डिविडेंड पे किए जाते हैं। नेक्स्ट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। इसमें पूछा गया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, लेकिन कौन सी हेडिंग के अंतर्गत? तो उसको दिखाया जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंतर्गत। दरअसल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो होता है वो उस अमाउंट से बनता है जो अमाउंट हमें प्रीमियम के तौर पे मिलती है शेयर और डिवेंचर इश्यू करने पर। शेयर और डिवेंचर इश्यू करने पर कंपनी को प्रीमियम के तौर पे जो अमाउंट मिलती है वो कंपनी के लिए कैपिटल गेन होता है, और उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है। इसको दिखाया जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग में। नेक्स्ट है, इंडिकेट द आइटम दैट अपीयर इन द सरप्लस अकाउंट। वो आइटम इंडिकेट करना है जो सरप्लस खाते में, सरप्लस अकाउंट में दिखाई देती है। दरअसल अभी जो नया कंपनीज एक्ट आ चुका है, नया शेड्यूल आ चुका है और एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रिवीजन हुआ है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये ठीक नहीं रह जाता है इसमें से। तब तो ऑप्शन जो है कौन सा भी इनमें से ठीक नहीं होगा। दरअसल पुराना जब सिस्टम था, प्रीवियस एक्ट कंपनीज एक्ट था, तो उस समय पे जब हम इनकम स्टेटमेंट या P&L अकाउंट जो बनाते थे तो P&L अकाउंट में पहले सारे खर्चों को पे कर लेते थे, सारे प्रोविजंस को क्रिएट कर लेते थे, चाहे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है या कंट्रीब्यूशन टू PF है, ये सब P&L का हिस्सा रहते थे। लास्ट में जो नेट प्रॉफिट बचता था उसमें से डिविडेंड्स वगैरह के लिए पैसा रखते थे, बचे हुए पैसे में से, जो कि सरप्लस पार्ट रहता था P&L अप्रोप्रिएशन का। अब सरप्लस यानी कि बचा हुआ शुद्ध पैसा जो सारे खर्चों के बाद बचता था, उस सरप्लस का जब डिवीजन होता था, रिजर्व में कुछ पैसा रख दिया, डिविडेंड्स के लिए कुछ पैसा रख दिया, तो जो प्रपोज डिविडेंड था उस प्रपोज डिविडेंड के लिए भी हम पैसा इसमें से रख देते थे। लेकिन जब इस एक्ट के तहत ही शेड्यूल 3 बन गया था और साथ ही साथ AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज हो गया और नया जो सिस्टम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का उसमें इंड AS 10 कहें, तो इसमें जो प्रोविजन है वो ये हो गया कि प्रपोज डिविडेंड चूंकि प्रपोज्ड है, अभी डिविडेंड जो डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है, जरूरी नहीं है ये डिविडेंड दिया भी जाए, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स की अनुमति चाहिए। तो जनरली होता क्या है कि जब हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं 31 मार्च को, उस समय तक शेयर होल्डर्स की अनुमति इसको मिली नहीं होती है, इसलिए प्रपोज डिविडेंड केवल प्रपोज्ड है और कोई इसको शेयर होल्डर्स के द्वारा इसको मतलब बदला भी जा सकता है, वो हो सकता है डिनाई कर दें, इसको स्वीकार ना करें। तो इसलिए जो प्रपोज डिविडेंड है ये केवल और केवल एक कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह है, कंटिंजेंट है, संदिग्ध है, और इसलिए इसको बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में शामिल ही नहीं किया जाता है। तो उस समय पे इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। और अगर पुराने सिस्टम से माने तो इसका जो आंसर है वो प्रपोज डिविडेंड रह सकता है, कि जो प्रपोज डिविडेंड है वो सरप्लस अकाउंट का हिस्सा है। बाकी अगर मानेंगे तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई भी सरप्लस का हिस्सा उन्होंने नहीं बताया। सरप्लस का रिजर्व वगैरह अभी भी हो सकता है। आज की डेट में जो प्रपोज डिविडेंड है वो बैलेंस शीट में नीचे एज ए फुटनोट दिखाया जाता है।
नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹10,000 आर सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल, द एडजस्टमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन द डेट ऑफ अकाउंटिंग इज डन। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10,000 रुपए की गुड्स बेची और वो बेची हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, तो उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी अकाउंटिंग्स में। अब देखो सेल ऑन अप्रूवल होता क्या है, ये ऐसा सेल रहता है कि हमने सेल तो किया लेकिन ये सेल करेगा। इसी से रिलेटेड एक डिस्कशन पिछले दिनों एक क्वेश्चन के ऊपर हुआ था हमारे ग्रुप में, उसमें अलग अलग लोगों की राय थी। तो दरअसल मेरा उस टाइम पे भी ग्रुप में ये मैंने बताया था कि केवल डिलीवरी के आधार पे हम ये तय नहीं कर सकते हैं, सेल को डिलीवरी के आधार पे नहीं माना जा सकता है। तो ये उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी होता है सेल ऑन अप्रूवल। मतलब हमने डिलीवर भी कर दिया, सामान भी चला गया खरीदार के यहाँ पे, लेकिन हमारी जो सेल है उसकी कंडीशन ये है कि वो अप्रूवल बेसिस पे है। मतलब हम सेल तब उसको सेल कंसीडर किया जाएगा जब उधर से अप्रूवल हो जाएगा। हमारे यहाँ से सामान जा चुका है, उसके यहाँ पहुंच भी चुका है, लेकिन वहां से अप्रूवल नहीं मिला है इसको सेल की तरह, वो हो सकता है सामान वापस लेना पड़ जाए हमको, तब तक वो सामान उसके यहाँ रखा रहता है। तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे हम वेट करते हैं कि जिस दिन वो सेल उस दिन वाकई में सेल माना जाएगा जब वो अप्रूव हो जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि हम सामान भेजते समय उसको सेल में लिख देते हैं, तो अब क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया नहीं है स्पष्ट, इसमें खाली ये कहा है कि भाई सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे एडजस्टमेंट करना है, तो अब इसका मीनिंग हम ये मान के चलेंगे कि उसको हम सेल लिख चुके हैं, इसीलिए बात एडजस्टमेंट की आ रही है। और फाइनल डेट तक अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि इसको सेल मानना है या वापस आना है सामान को, तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। उसमें क्या करते हैं हम, सेल तो हो गया लेकिन सेल की हुई जो एंट्री होती है उसको हम उलट देते हैं इस प्रकार की एडजस्टमेंट में फाइनल डेट जब आती है उस दिन, और उसकी एंट्री होती है सेल्स अकाउंट डेबिट, यानी कि जो सेल हम पहले कर चुके हैं क्रेडिट उसको हम सेल्स को कर लेंगे दोबारा से डेबिट, और टू कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर हम अपने डेटर्स में लिखा होगा, अब इस कस्टमर को हम फिर से यहाँ पे क्रेडिट में लिख के उसका डेटर्स में से नाम हटा देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो ऐसा करने का इम्पैक्ट ये पड़ेगा जो हमारी ऑलरेडी सेल रिकॉर्डेड है वो कम हो जाएगी, कस्टमर यानी कि जो हमारे डेटर हैं वो भी कम हो जाएंगे, और जो स्टॉक है उस पर भी एक फर्क पड़ेगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें जितना सामान पहले हमने रखा हुआ था उसमें ये और ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में हम करते क्या है, सामान वो लिखते हैं जो हमारे स्टॉक में रखा होता है उसको काउंट करके। अब ये स्टॉक हालांकि हमारे यहाँ है नहीं, हमने तो आगे भेज दिया, लेकिन अभी वो सेल नहीं है, जब सेल नहीं है तो फिर से हम उसको स्टॉक में शामिल कर लेते हैं, इसलिए ऐड कर देते हैं। तो इन तीनों में ही इंपैक्ट पड़ जाएगा, और इसलिए इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के डिसोल्यूशन के समय इट्स एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट, तो जो एसेट्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफर की जाती हैं कौन सी वैल्यू पे, तो इनमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बुक वैल्यू। दरअसल जब कोई फर्म डिसॉल्व होती है, समाप्त होती है, उसका व्यवसाय बंद हो जाता है, तो सारे अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। सारे अकाउंट क्लोज करते समय करते क्या है कि जितनी भी एसेट्स होती हैं या जितनी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होती हैं, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की, ऐसी एसेट जो बिक सकती हैं जिनसे वसूली होती है, और ऐसी लायबिलिटी जिनकी पेमेंट करनी है, और थर्ड पार्टी लायबिलिटी ने, इन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में भेजा जाता है, और रियलाइजेशन अकाउंट में इनकी बुक वैल्यूज पे भेजा जाता है। बुक वैल्यू मतलब जितनी बुक में इनकी वैल्यू रिकॉर्ड है। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सारी की सारी एसेट्स को ले आया जाता है, और डेबिट साइड में सारी की सारी लायबिलिटीज को ले आया जाता है क्लोज करके। सॉरी, ये उलट बोल गया है, दरअसल इसको फिर से सुन लें। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में सारी की सारी एसेट्स को ले आया जाता है, टू एसेट्स बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करके, और क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के में ट्रांसफर किया जाता है सारी की सारी लायबिलिटीज को, यानी कि बाई लायबिलिटीज। ऐसा करके एसेट और लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। फिर एसेट्स की पेमेंट की जाती है, सॉरी एसेट से वसूली की जाती है, क्रेडिट साइड में लिख जाता है, लायबिलिटीज को पेमेंट किया जाता है जो डेबिट साइड में लिख जाता है। इस तरीके से हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं रियलाइजेशन का। इसका एक छोटा सा, मैं क्योंकि थोड़ा ये इस टाइप से बताया कि आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं क्या करता हूँ एक अमाउंट दिखा करके यहाँ पे बता देता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट बनने का पूरा तरीका ही मैं दिखा देता हूँ। एक एग्जांपल लूंगा, एक छोटी सी अमाउंट खाली लूंगा जिससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो संस्था की के पास कोई बिल्डिंग थी, और वो बिल्डिंग थी संस्था की 8 लाख की। हम अज्यूम करते हैं खाली एक ही चीज है संस्था के पास और फर्म बंद हो रही है, तो फर्म क्या करेगी, यहाँ पे टू एसेट करके इस बिल्डिंग को लिख देगी 8 लाख रुपए।
बुक वैल्यू पे टू बिल्डिंग। ऐसा करने से बिल्डिंग अकाउंट क्लोज हो गया। मान लो और कुछ फर्म के पास है ही नहीं, फर्म ने बिल्डिंग बेच दी तो लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। फर्म ने मान लो ये बिल्डिंग बेच दी 10 लाख रुपए में, तो 10 लाख इधर क्रेडिट में आ गए रियलाइजेशन के में। अब रियलाइजेशन के क्रेडिट में 10 लाख है, डेबिट में 8 लाख है, तो कुल मिलाकर के 10 यहाँ पे हुआ टोटल, 10 यहाँ पे हुआ, यहाँ 2 लाख आ गया। ये प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन का, इसको ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल में 2 लाख का प्रॉफिट चला जाएगा। इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है। नेक्स्ट है एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस अफेक्ट। एक एडजस्टमेंट एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस की अफेक्ट करेगी इसमें से किस किस को, तो इसमें से देखें और सही जवाब लगाएं। वैसे मैं बता देता हूं कि एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस का जब करते हैं तो इसका मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है कोई एक्सपेंसेस फर्म कर चुकी है, पे कर चुकी है, से मान लो इंश्योरेंस दे चुकी है 10,000 रुपये, साल का लास्ट आया यानी कि अकाउंट क्लोज करने का समय, अकाउंट क्लोज यानी कि P&L और बैलेंस शीट बनने हैं। P&L और बैलेंस शीट बनते समय संस्था करती है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट में देखती है कि क्या कमियां रह गई हैं हमारी रिकॉर्डिंग में जिनको दुरुस्त करना है। पता चला कि हमने एक्सपेंस जो लिख रखे हैं, मान लो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं ये 10,000 के, इनमें से 2,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा है जो इस साल से रिलेटेड नहीं है, वो हमने एडवांस दे दिया है, यानी कि ये प्रीपेड है। प्रीपेड इंश्योरेंस का हो या प्रीपेड एक्सपेंस का हो, ये 2,000 का प्रीपेड है, मतलब ये अभी देना नहीं था इस साल लेकिन हमने दे दिया। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एक्सपेंस 10,000 के थे वास्तव में 10,000 के एक्सपेंस नहीं माने जाएंगे क्योंकि 2,000 इस साल के हैं ही नहीं। और ये जो प्रीपेड मतलब हमने एडवांस पैसा दे दिया 2,000 को, इसको हम एसेट में लिखेंगे, क्योंकि अगर हम किसी को एडवांस दे देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होता है, हम किसी से एडवांस ले लेते हैं तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो इसको जब एंट्री करेंगे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री, तो वो इस तरीके से होगी कि प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस 2,000 रुपये। ऐसा करने का फर्क ये पड़ेगा कि एक्सपेंसेस जो 10,000 थे उनमें से 2,000 कम हो जाएंगे और P&L में 8,000 के ही एक्सपेंस दिखेंगे और प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट बन जाएगी, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में 2,000 रुपये दिखेगी। तो इसका अंतर पड़ेगा किस किस पे, इसका अंतर पड़ गया, इसका अंतर पड़ गया हमारी एसेट्स पे भी और साथ ही साथ एक्सपेंसेस पे भी। एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे इस एडजस्टमेंट से और एसेट बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे डिवेंचर होल्डर्स आर। डिवेंचर होल्डर होते हैं कंपनी के लिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होते हैं, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि देखो एक्चुअली क्रेडिटर हम उनको बोलते हैं जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं और उनका उधार अभी तक हमने दिया नहीं है, तो उनको हम अपनी क्रेडिटर्स में लिखते हैं। ये इसकी एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन और एक्यूरेट मीनिंग है। क्रेडिटर्स आर द पार्टीज फ्रॉम whom our business buys goods on credit basis and amounts are still pending to them। अमाउंट अभी भी उनके प्रति पेंडिंग है, दी नहीं है, वो हमारी बुक्स में क्रेडिटर्स में आएंगे। लेकिन क्रेडिटर की जब हम ऐसे नॉर्मली हम कहेंगे कि इसका मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग सोचेंगे तो इसका होगा क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनका हमारे पास अमाउंट ड्यू है, हम पे करने वाले हैं जिनको। तो जो डिवेंचर होल्डर्स हैं वो भी एक तरह से क्रेडिटर्स ही होते हैं, क्योंकि उन डिवेंचर्स का हम पे पैसा उधार हुआ, हमारी फर्म पे पैसा उनका उधार है, उनका ब्याज भी हम देंगे और उनका जो अमाउंट है वो भी हमको लौटाना है, तो वो एक तरह से क्रेडिटर हैं। बाकी और इनमें से कोई भी सटीक नहीं है, इसलिए इसको क्रेडिटर माना जाता है। अकाउंटिंग के पर्पज से कहेंगे तो एकदम तो वो नहीं होता है, अकाउंट रिकॉर्ड करते समय हम डिवेंचर्स को क्रेडिटर में शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल फाइनेंशियल जब लैंग्वेज में बात करेंगे, इकोनॉमिक लैंग्वेज में बात करेंगे तो क्रेडिटर ही होते हैं डिवेंचर होल्डर भी। डिवेंचर होल्डर वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के डिवेंचर खरीदे होते हैं। डिवेंचर एक तरह से लोन होता है, लेकिन ये पब्लिक डेट मतलब ये लोन जो होता है ये इस तरीके से होता है कि आम पब्लिक को हमने बड़े लेवल पे बेचा होता है। नेक्स्ट है आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर द बैलेंस ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ट्रांसफर टू। तो गिवन ऑप्शंस में से सही का चयन करना है। इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जनरल रिजर्व अकाउंट, सामान्य संचय खाते में। दरअसल डिवेंचर का जब डिवेंचर जब हम इशू करते हैं तो उस समय कंडीशन होती है कि डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए आपको फंड का अरेंजमेंट चाहिए। तो फंड का अरेंजमेंट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन से कुछ पैसा डीआरआर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते रहते हैं। डीआरआर एक रिजर्व होता है
जिसमें हम बचाए गए प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि हमारे फर्म के पास बैलेंस बना रहे, कैश बैलेंस बना रहे। जब डिवेंचर्स रिडीम हो जाते हैं तो इसका जो नीड है वो खत्म हो गई है, और अब डीआरआर का जो बैलेंस है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इसको पहले ही डिटेल में एंट्री के माध्यम से पिछले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज ₹3,60,000। नेट प्रॉफिट इन एडजस्टमेंट से पहले जो है फर्म का वो 3,60,000 है। अब आफ्टर एडजस्टमेंट कितना होगा नेट प्रॉफिट? तो एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट है फर्म के पास एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब वो सैलरी है जो अभी ड्यू तो हो गई है लेकिन पे नहीं की है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, जो दिया हो गया लेकिन पे नहीं किया है अभी तक। तो 20,000। अब हमने ये जो नेट प्रॉफिट निकाला है इसमें ये अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, दी नहीं है लेकिन देनी तो पड़ेगी, तो खर्चा तो है, इसलिए 3,60,000 में से 20,000 कर देंगे माइनस, और ये बच जाएगा हमारे पास 3,40,000। इसके पास देखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस है 26,000। इसका मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस हमने इस साल पे किया उसमें से 26,000 प्रीपेड है, मतलब वो इस साल का नहीं है। जबकि ये इंश्योरेंस हमने नेट प्रॉफिट बनाते P&L बनाते समय हमने सारा इंश्योरेंस घटाया होगा तो ये भी घट गया होगा, लेकिन ये 26,000 इस साल का खर्चा है नहीं। जब नहीं है तो इस साल इसको ऐड कर देंगे और नेक्स्ट ईयर के जो प्रॉफिट जब निकालेंगे तब ये घटाया जाएगा। तो अभी इसको ऐड कर देंगे 26,000 को और ये आ जाएगा 3,66,000। तो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 3,66,000। नेक्स्ट देखेंगे, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो एक आधार है किसका? इनमें से कौन सा वह है जिसका आधार गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, डेप्रिशिएटिंग फिक्स्ड एसेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ। दरअसल गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है क्या? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई व्यवसाय हाल फिलहाल में बंद होने वाला नहीं है, वो लंबे समय तक चलता रहेगा। इसी आधार पर जब हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो ये इस साल के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल में वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा इसलिए ये एसेट भी लंबे समय तक बिजनेस में यूज होगी। और इसलिए इस एसेट पे जो खर्च हुआ है, मान लो 10 लाख की हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है, तो क्योंकि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो ये एसेट भी लंबे समय तक संस्था में यूज होगी। अब ये एसेट संस्था में लंबे समय तक यूज होगी तो इस पे जो खर्च हो गया ये लंबे समय तक खर्च माना जाएगा, एक ही बार में खर्च नहीं दिखाया जाएगा। और यही कारण से हम इसको क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन के माध्यम से थोड़ा थोड़ा खर्च हर साल में बांट देते हैं। यही कारण है कि 10 लाख की एसेट को, फिक्स्ड एसेट को हम हर साल डेप्रिसिएशन के माध्यम से एक साल 10 साल में उसके खर्चे को बांट देते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉफिट शेयरिंग। बाकी जो इसमें 3 ऑप्शन हैं, कंसोलिडेटिंग द अकाउंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी विद देयर पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी के साथ सब्सिडरी कंपनी का अकाउंट को कंसोलिडेट करना, सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू को डिस्क्लोज करना, बताना, और सेल्स और अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन इनकम स्टेटमेंट जो होती है उन सबको डिस्क्लोज करना। ये डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट की वजह से होता है कि हर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए। नेक्स्ट है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC इज 1/2, 2/5, 1/10 आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए रिमेनिंग पार्टनर्स रेशियो विल बी। ABC का जो रेशियो वो ये दिया है। अब A के रिटायरमेंट के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर रह जाएंगे B और C, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? नॉर्मल केसेस में क्योंकि ये नहीं बताया कि A अपना हिस्सा किसको दे के जाएगा, तो माना ये जाता है कि जब A चला जाएगा तो B और C अपने पुराने रेशियो में फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखेंगे अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का। लेकिन रेशियो हमेशा जब यूज किया जाता है तो रेशियो वर्ड कंपैरेटिव बनाने के बाद ही उसका आसानी से हम उसको देख सकते हैं। तो ये जो है इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे, यानी कि सबके नीचे 10 होना चाहिए, तब हमें इस रेशियो का सही पता चलेगा। सबके नीचे अगर 10 करेंगे तो हमें करना ये होगा, ये 1/2 है तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी कि 5 आ जाएगा इसकी जगह। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, तो ये आ जाएगा 5/4। फिर देखेंगे इसका
तो ये तो 10 है ही, इसलिए ये 1 ही रहेगा। तो जो रेशियो इनका बनेगा पुराना वो बन जाएगा 5:4:1। अब इसमें से ए अगर रिटायर होता है तो ये हट जाएगा और 4:1 रह जाएगा बाकियों का। तो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए 4:1। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड। ओवरहेड यानी कि जो ऊपरी व्यय हैं, खर्चे हैं, उनको अगर हम अलॉट करें किसी कॉस्ट यूनिट को, यानी कि ओवरहेड को किसी कॉस्ट यूनिट को हम अलॉट कर देते हैं तो इसको कहते क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कॉस्ट एलोकेशन। जब हम किसी एक ओवरहेड को पूरी तरह से किसी एक कॉस्ट यूनिट को अलॉट कर देते हैं, जैसे मान लो कि अगर हमारे ऑफिस में डिफरेंट टाइप के खर्चे हैं, अब कुछ स्टेशनरी के खर्चे हैं, तो स्टेशनरी के खर्चे हमने कहा स्टेशनरी तो यूज केवल ऑफिस करता है, तो इसके लिए इसको केवल ऑफिस जो यूनिट है उसको दे देते हैं, पूरा स्टेशनरी का खर्चा इनके नाम रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये तरह से हमने कॉस्ट एलोकेशन कर दिया, यानी कि एलोकेट कर दिया पूरा का पूरा खर्चा किसी एक यूनिट को। कॉस्ट एपोर्शनमेंट कहते हैं जब किसी खर्चे को हम कई सारे डिपार्टमेंट में बांटते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है तो हमने देखा कई डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ऑफिस का है, या अन्य कोई यूनिट्स है हमारी संस्था में, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन सब में हमने बांट दिया इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किसी एक निश्चित आधार पे। ये कॉस्ट एपोर्शनमेंट हो जाएगा जब कई लोगों में हमने उसको बांट दिया हो। कॉस्ट एब्जॉर्प्शन जो रहता है, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन रहता है कि किसी जैसे एक यूनिट के हिस्से में, मान लो प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमने पहले अपोर्शन तो कर दी कि भाई जो 50% बिजली का बिल है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक हिस्से में आएगा, तो ये तो कॉस्ट अपोर्शनमेंट हो गया। अब हमने कहा कि हमने इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस महीने 1 लाख यूनिट बनाई। अब 1 लाख यूनिट में हर यूनिट पे कितना बिजली का बिल आ रहा है, यानी कि यूनिट वाइज एलोकेशन कर दिया, तो एक कॉस्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद हो गया कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन होता है कि जो टोटल कॉस्ट है उसको अलग अलग वर्गों में बांट देना। जैसे संस्था की टोटल कॉस्ट को हमने बांट दिया कि स्टेशनरी की कॉस्ट है, ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, ये लेबर की कॉस्ट है, अलग अलग हिस्सों में, तो ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। कौन सा मेथड हॉस्पिटल्स में कॉस्टिंग का यूज किया जाता है? तो हॉस्पिटल जो होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और ऐसी इंडस्ट्री जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनमें कॉस्टिंग का जो मेथड अपनाया जाता है वो होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नेक्स्ट देखेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स। नॉन एग्रीकल्चर इनकम में इनमें से शामिल होगा क्या? तो ऑप्शन इसका जो है, ये तीनों ही इनकम दरअसल नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। दरअसल ये इनकम टैक्स से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि जब इनकम टैक्स लगाया जाता है तो जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो ऐसे तो टैक्स फ्री रहती है, वो टैक्स फ्री रहती है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन एक स्पेसिफिक केस जब किसी पर्सन की एग्रीकल्चर से भी इनकम हो और उसकी बाकी एक्टिविटीज से भी इनकम हो, तो उस टाइम पे उसकी एग्रीकल्चर इनकम को काउंटिंग किया जाता है कि उसकी एग्रीकल्चर से इनकम बनती कितनी है। जब हम उसकी इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी कुछ एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज ऐसी रहती हैं जिनको एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, और कुछ एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज ऐसी रहती हैं उनसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता है, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है, उनको नॉन एग्रीकल्चर इनकम के दायरे में रखा जाता है। तो वो कौन कौन सी होती है नॉन एग्रीकल्चर इनकम में? ये तीनों ही आती हैं, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास, इनकम फ्रॉम फिशरीज, या रॉयल्टी इनकम ऑफ माइंस। अब जो एग्रीकल्चर इनकम है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई दफे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एग्रीकल्चर इनकम के कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं, रेंट या रेवेन्यू फ्रॉम फार्म लैंड, जो खेती की जमीन होती है फार्म लैंड, उससे अगर रेवेन्यू मिलेगी तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, अगर हम खेती करेंगे खुद तो खेती से जो आय है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, यानी कि जो एग्रीकल्चर हमने की है उसने हमने फसल बना ली, अब उस फसल को मार्केट में बेचने के लिए अपने यहाँ कुछ तैयारी करेंगे, कुछ खर्च करेंगे, तो वो भी उसकी वजह से जो इनकम होगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, अगर कोई फार्म हाउस है हमारा और वो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, फार्म हाउस है और वो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, तो उससे अगर कोई इनकम होगी तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट है इफ सेलिंग प्राइस इज ₹10, अगर सेलिंग प्राइस 10 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 6 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपया है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 48,000, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा?
ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे ना लाभ ना हानि हो। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि सेलिंग प्राइस उनका 10 रुपया, यानी कि वो एक सामान बनाते हैं तो 10 रुपये में बेच देते हैं और उस पर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 6 रुपये आ जाती है। कुल मिला के ये हुआ कि हमारे पास मान लो अपना शॉप है या गोडाउन है, 10 हम एक भी यूनिट बनाते हैं तो 10 में बिक जाती है, लेकिन 6 रुपये तो रॉ मटेरियल ही खर्च हो जाता है। तो हमारे पास जो बच जाता है एक यूनिट बनाने पे वो 4 रुपये बचता है। अब इस 4 रुपये जो बचता है इसमें हम देखेंगे क्या हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पूरी हो पाती है। फिक्स्ड कॉस्ट कब पूरी हो पाती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक्ड नहीं रहती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इसमें बताइए 48,000 है, तो हम 4 रुपये एक यूनिट पे बचाएंगे अगर, तो 48,000 फिक्स्ड कॉस्ट को पूरा करने के लिए हमें 12,000 यूनिट बनानी पड़ेंगे। अब 12,000 यूनिट हम बनाएंगे तब जाके हम ये जो 48,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है इसको पूरा कर पाएंगे, यानी कि ये वो पॉइंट आ जाएगा जहां पे हमें ना लाभ ना हानि होगा। इससे आगे हम बनाएंगे, जैसे मान लो इसके बाद हमने एक यूनिट बनाई तो हमारे पास 4 रुपये इनकम हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा। एक और बनाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये जो है इसका है ये हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट भी पूरी हो चुकी है और वेरिएबल कॉस्ट तो हम साथ साथ घटा ही रहे हैं हर यूनिट में से। तो 12,000 यूनिट जो है ये बीईपी सेल्स है यूनिट्स का, लेकिन इसमें हमें जो ऑप्शंस दिए वो रुपए में दिए हैं, तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 12,000 यूनिट का सेल्स प्राइस 10 रुपये है, इससे गुना कर दो तो 1,20,000 आ जाएगा। ऑप्शन सही होगा सी, 1,20,000। नेक्स्ट है, द करंट रेशियो ऑफ द फर्म इज 2.5:1 और वर्किंग कैपिटल इज 90,000, देन द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी विल बी, तो करंट लायबिलिटी की अमाउंट क्या होगी। अब इसमें ऑप्शन दिया है करंट रेशियो 2.5:1, इसका मतलब जो करंट एसेट है वो 2.5 है और जो करंट लायबिलिटी है वो 1 है। इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि करंट एसेट्स को हम 2.5x मान लें और करंट लायबिलिटी को हम 1x मान लें, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगी, वो 2.5 करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, यानी कि 1.5x। अब वर्किंग कैपिटल हमारे पास है 1.5x, जबकि ये हमें दी हुई है, तो इससे x की वैल्यू निकल आएगी। वर्किंग कैपिटल दी हुई है 90,000 रुपये, यहाँ पे 90,000 रुपये रख दो और इस तरीके से हमारे पास x निकल करके आ जाएगा 90,000 अपॉन 1.5। 90,000 अपॉन 1.5 करेंगे तो 1.5, तो इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 60,000, यानी कि x बराबर 60,000 आ गया, x बराबर 60,000 आ गया। तो अब करंट लायबिलिटी हमारी 1x है, यानी कि x, तो करंट लायबिलिटी इसमें पूछी थी मतलब 60,000, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक, इनमें से कौन सी बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं है। बिजनेस फोरकास्टिंग क्या होता है कि बिजनेस में हम डिसीजन लेने होते हैं बहुत सारे, बेटर डिसीजन लेने के लिए हम फ्यूचर से संबंधित अनुमान लगाते हैं तो उसको फोरकास्टिंग कहते हैं। अब फोरकास्टिंग के लिए प्रॉपर टेक्निक्स अपनाई जाती हैं जिनसे हम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पा सकें। हमें बताना है इनमें से कौन सी टेक्निक बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है। तो ऑप्शन डी प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है, बाकी जो है ये फोरकास्टिंग की टेक्निक है। बजट बनाना फ्यूचर के बारे में जानकारी देता है। प्रॉफिट प्लानिंग, ये भी फ्यूचर के बारे में जानकारी देता है। डिटरमाइनिंग द कॉस्ट स्टैंडर्ड, यानी कि फ्यूचर के बारे में हम कॉस्ट स्टैंडर्ड डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये एक तरह से सब फोरकास्टिंग टेक्निक्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी इज कॉल्ड, जब हम टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करते हैं तो इसको कहते क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट कहा जाता है इस बात को कि हम अपना टैक्स कैलकुलेट करें कि कितना टैक्स बन रहा है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो ये जो गिवन ऑप्शन है इनमें से सभी सही हैं। नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड साइकिल। दरअसल मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है इकोनॉमिक्स का वो रूप जब हम पूरी इकोनॉमी को एज ए होल स्टडी करते हैं, तो पूरी इकोनॉमी को एज ए होल स्टडी करते हैं, हम नेशनल इनकम निकालते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं और ट्रेड साइकिल्स का भी एनालिसिस करते हैं, वो भी पूरी इकोनॉमी के संदर्भ में ही करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है, माइक्रो वो सूक्ष्म रूप होता है, मैक्रो में हम किसी एक इंडस्ट्री या किसी एक फर्म के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ए मेजर ऑफ, अब कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर है किस चीज का, तो इन गिवन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दरअसल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ये होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है, वो रिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, वो कोरिलेशन है।
और कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें दिखाता है लीनियर रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में, यानी कि दो वेरिएबल्स में क्या रेखीय संबंध क्या है, इस बात को बताता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ डेटा इज नॉट सूटेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए इनमें से कौन सा डेटा सूटेबल नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, नॉमिनल। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज किया जाता है जब डेटा इंटरवल या रेशियो टाइप का दिया होता है। अब इसमें जो आंसर की में जो जवाब था नॉमिनल था, हालांकि जो ऑर्डिनल है उसके लिए भी पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज ना करके ऑर्डिनल के केस में स्पीयरमैन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज होता है, तो ये भी नहीं ही है। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है किसके द्वारा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100, और इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। दरअसल जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक रहती हैं जहां पे हमारा अक्सर मकसद होता है मनी प्राप्त करना होता है, और नॉन इकोनॉमिक रहती हैं जिनसे हमारा मकसद मनी प्राप्त करना ना हो करके अन्य कुछ होता है। हमारा सोशल सेटिस्फैक्शन हो सकता है, हमारा मेंटल सेटिस्फैक्शन हो सकता है, कोई फिजिकल वर्क के लिए हो सकती है, लेकिन मनी लेना नहीं होता है। तो इनमें से गिवन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है नॉन इकोनॉमिक का वो है चैरिटी। नेक्स्ट है इन मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज पार्ट ऑफ। मैनेजमेंट में पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी बनाना, नीति निर्धारण करना किसका हिस्सा है। तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लानिंग। प्लानिंग का हिस्सा होता है पॉलिसी बनाना। नेक्स्ट है द लिमिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट की लिमिट्स हैं, इनमें से सही जवाब का चयन करना है। ऑप्शन ए सही है, +1 और -1। कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट या जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है सभी, उसकी जो लिमिट्स होती हैं वो +1 से लेकर और -1 तक होती हैं। +1 जब होता है तो इसका मतलब होता है जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट पॉजिटिव है, और -1 जब होगा तो परफेक्ट नेगेटिव होता है। जनरली कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव के बीच में ही रहता है। अगर 0 होता है तो इसका मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इट इज कॉल्ड। जब गुड्स इंपोर्ट की जाए एक्सपोर्ट करने के पर्पज से, यानी कि हम अमेरिका से माल मंगा लें इसलिए कि हम ईरान में भेज देंगे, बेच देंगे, तो जब मकसद यह होता है अपने देश में यूज नहीं करते उन गुड्स का, तो इसको कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। तो ये था डिस्कशन और एनालिसिस प्रीवियस पेपर कॉमर्स के पार्ट 2 का यूपी पीजीटी का। और आप अगर और डिटेल में इसका एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। 10 MCQs करके जब ये क्वेश्चन आएंगे तो और भी ज़्यादा डिटेल में आपको इनके सबके क्वेरीज मिल जाएंगी। इसके बाद आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें, और आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट के द्वारा आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।